नमस्कार। पेश है इस हफ्ते का महामुकाबला। मैं एक बात आपसे इस प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहना चाहता हूँ, ये एक तरह से मेरे अपने तजुर्बे के आधार पर एक पारंपरिक सा विषय बन गया है। हर चुनाव आते हैं लोकसभा के और हम जरूर इस पर चर्चा करते हैं कि भाई महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कैसा है इन चुनाव में। क्या महिलाओं को वाकई भारतीय सियासत में अपनी जगह मिल पाई है? क्या हम ये बड़ा नाटकीय सिंबॉलिज्म करते हैं और उसी में यकीन करते हैं? बदलता कितना कुछ है, ये मेरे लिए अपने आकलन से कह पाना बहुत मुश्किल है। अभी भी जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पार्टियां जब झूठ बोलती हैं कि वो कास्ट पर आधारित टिकट नहीं बांटती, उससे बड़ा झूठ तो मुझे अभी तक नहीं लगता भारतीय सियासत में मैंने कोई सुना है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि एक बड़ा निरंतर कंसिस्टेंट बना झूठ है महिलाओं के सशक्तिकरण और रिप्रेजेंटेशन का भारतीय सियासत में। होता है, ये कतई मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होता है, लेकिन जिस प्रतिशत में होना चाहिए, जिस मात्रा में होना चाहिए, वो होता अभी भी नहीं दिखता। मेरे साथ जो आज खास पैनल है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम बोलूं, उन्हीं से सुन पाऊं कि वाकई, क्योंकि ये लोग सब लोग बहुत गंभीरता के साथ इस विषय पर काम करते हैं, वो बता सके कि वाकई कोई चुनाव में ये बदलाव होता है या बढ़िया पोस्टकार्ड वाली फोटो है अलग अलग जगह चिपकाने के लिए, या अखबारों के लिए, टेलीविजन के लिए। टीवी में आपको पता है एक नई परंपरा चालू हो गई कई सालों से, अब वो खिड़कियां होती तो खिड़कियों में दिखने वाले चेहरों के हिसाब से। क्या यही सब है या वाकई जमीनी हकीकत में कोई बड़ी तब्दीली है? हम ऐसा भी मुल्क है, अगर कोई तब्दीली हो भी जाती तो हम बड़ी जल्दी जल्दी उसको सेलिब्रेट करने लगते हैं। क्या ये सब कुछ सही है? मेरे साथ किरण बेदी मौजूद हैं। इनमें से किसी को मुझे इंट्रोड्यूस करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। रंजना कुमारी हैं, शाजिया इल्मी हैं, शोभा ओझा है जो कि स्पोक्स पर्सन भी है कांग्रेस पार्टी की, और नजमा हिप्तुल्ला है जो आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं और एक सीनियर लीडर है। पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि अभी भी सियासत महिलाओं और असली हक के बीच हम क्या सिंबॉलिज्म में जी रहे हैं? किरण जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। आपको लगता है कि कोई गंभीरता है कि फिर अच्छा टॉपिक है, हर बार डिस्कस कर लीजिए? अच्छा टॉपिक है। अच्छा टॉपिक है ना? कोई सिंसेरिटी नहीं है उसका नेताओं की? जी, सिंसेरिटी होने के लिए एक पनीरी कहाँ है? हम्म, पनीरी कहाँ है? पनीरी कहाँ तैयार करते हैं? पॉलिटिक्स एक ऐसी गेम है जहां मेरिट नहीं, पेट्रनेज ज्यादा है। आपके एक्सेप्टेबिलिटी, मेरिट भी होना चाहिए लेकिन पहले एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, पेट्रनेज होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए। मेरिट नहीं है, सिर्फ मेरिट पर नहीं है, बल्कि मेरिट तो एक चुनौती हो जाएगी। अगर मेरिटोरियस कोई लेडी आ जाए पॉलिटिकल पार्टी में जिसकी पेट्रनेज ना हो, सिर्फ मेरिट पे हो, वो तो सारी हायरार्की के लिए चैलेंज हो जाएगी। तो इसे चैलेंज कौन एक्सेप्ट करेगा आसानी से? तो बल्कि उसको तो दबा दिया जाएगा जल्दी, क्योंकि वो चुनौती हो जाएगा। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं है। दे डोंट हर टाइम ग्रास रूट से इलेक्ट करते करते आप ऊपर जाते हैं, वो नहीं है। जहां महिलाओं के लिए मेरिट है, यूपीएससी है, यूनिवर्सिटीज है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, वहां मेरिट पे आ रही ना टॉप पर, क्योंकि वो मेरिट है, पेट्रनेज नहीं है। सो पॉलिटिक्स में मेरिट काउंट करता है, लेकिन उससे ज्यादा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, उसकी विनेबिलिटी और उसकी पेट्रनेज। और जो कार्य जो हेड है वो तो तकरीबन पुरुष है, तकरीबन। क्या उसको वो एक्सेप्टेबल है? कहीं उसी को चुनौती तो नहीं हो जाएगी? सो आई थिंक ये इस वक्त सिंबोलिज्म है। रंजना जी, नहीं, देखिए अभी तक अगर आप मायावती बनेंगी तो तभी बनेंगी जब कांशीराम का साया आपके सर पर होगा या कांशीराम का समर्थन। ये बड़ी हकीकत की बात है। अगर आप जयललिता बनेंगी तो आप तभी बनेंगी जब कोई एमजीआर आपके साथ होंगे। तो आप अपने आप से ना मायावती बन रही है ना जयललिता बन रही है, ये हकीकत है। देखिए, पुरुषवादी राजनीतिक नेतृत्व जो है उसमें महिलाओं की एक तरह से ऑर्नामेंटल प्रेजेंस है। वो चुनते ही उनको हैं जिनको कि प्रस्तुत कर सकें एक ऑर्नामेंट की तरह सामने। और जो महिला नेता हैं वो महिलाओं के सवाल से जुड़ना नहीं चाहती हैं, क्योंकि जहां आप महिलाओं के सवाल से जुड़ गए वहां आपका नेतृत्व में कोई कमजोरी दिखाई पड़ेगी, क्योंकि पूरा राजनीतिक तंत्र पुरुषवादी है और उनके ही नियंत्रण में है। चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, जो महिलाएं कुछ
3-4 महिलाएं, 4-5 महिलाएं पुरुषों के कंधे पे चढ़ के आ गई हैं ऊपर राजनीति में, उनको डर लगता है कि अगर ये कंधे खिसक जाएंगे तो फिर हम कैसे नेता बने रहेंगे। तो ये दोनों ही परिस्थितियां इस तरह की हैं जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि इस दो तरह की जो महिलाएं राजनीति में हैं, जो ऑर्नामेंटल प्रेजेंस वाली हैं, उनकी तो कोई अपना वजूद नहीं है, वो वहां इसलिए है क्योंकि कोई उनको वहां रखना चाहता है। शाजिया, आप यंग हैं, राजनीति के हिसाब से आप पूरी तरह से इनएक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन जो किरण जी ने कहा, जो रंजना ने कहा, फैक्ट ये है कि ये एक बड़ा पारंपरिक सा एक ढांचा बन गया है। मतलब आपको एक बढ़िया पॉलिटिकल पार्टी का पोस्टर चाहिए, अब पोस्टर में सारे पुरुष तो आ नहीं सकते, एक आध महिला की भी तो फोटो होनी चाहिए ना, पूरा पोस्टर कंप्लीट लगे। तो मतलब जैसे मैं तो इसकी तुलना कर सकता हूँ फिल्मी पोस्टर से भी ना, मतलब बड़ा वाला चेहरा हीरो का, छोटा वाला नीचे हीरोइन वाला भी तो चाहिए ना एक। तो क्या यही है हमारी सियासत की हकीकत? जी, यही हमारी सियासत की हकीकत है। और जो औरतें अपना वजूद बनाकर, अपना अस्तित्व बनाकर ग्रास रूट से उभरती हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है उस वहां तक पहुंचना जो आला कमान है। या तो आप जी हुजूरी करें, यस सर नो सर करें, उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। लेकिन अगर आप अपने उसूलों से, सिद्धांतों से और अपने आइडिया से जाने लगते हैं तो बाकी जो मर्द होते हैं वो बहुत थ्रेटेंड फील करते हैं। अब आप देखिए, हमने बात की मायावती की, जयललिता की, शीला दीक्षित की, ममता, ये बहुत सफल पॉलिटिशियन। पर ममता बनर्जी फिर भी अब खुद एक महिला हैं जो बिना किसी मेल मेंटोर के आई हैं। बट लुक एट द यंग ब्रीड, लुक एट सुप्रिया सूले, शरद पवार की बेटी हैं। प्रतिनिधि शिंदे को देखिए, सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। प्रिया दत्त को देखिए, क्या क्वालिफिकेशन है, सुनील दत्त की बेटी हैं। पूनम महाजन को देखिए, प्रमोद महाजन की बेटी हैं। आगता सांगमा को देखिए, पीए सांगमा की बेटी हैं। तो बेटी होना, विधवा होना, बहू होना, डिम्पल यादव, राबड़ी देवी वो हैं। तो सिर्फ महिला उसमें आना, क्या वो वाकई में रिप्रेजेंटेशन है? शोभा, जैसे आपकी पार्टी की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी है, क्या आपकी पार्टी में भी यही है, या आपको लगता है कि आपकी पार्टी बहुत ईमानदार है, महिलाओं को पूरा अधिकार मिलता है, मौका मिलता है? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है और खास तौर पे सोनिया जी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी ने जब से कमान संभाली, पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने पार्टी के अंदर 33% आरक्षण हमें दिया अलग अलग पदों में। और जहां जो सपना राजीव जी का था 33% आरक्षण स्थानीय निकायों के चुनाव में, लोकल बॉडीज के चुनाव में, वो इस देश की महिलाओं को मिला। और उस आरक्षण को सोनिया जी ने बढ़ा के 50% कर दिया, जो कि मैं कहूंगी विश्व में कोई देश नहीं है जहां 50% महिलाओं को आरक्षण है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था महिला सशक्तिकरण की ओर। जरा आप अपनी हकीकत सुनिए, एक मिनट, जरा आप अपनी रियलिटी सुनिए। ये सोनिया गांधी की पार्टी है कांग्रेस, ध्यान से सुनिएगा। इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि महिला आरक्षण विधेयक जो है वो बिल पास किया जाएगा। अब इनकी जरा हकीकत सुनिए। इन्होंने 419 लोकसभा उम्मीदवारों को टिकट दिया, 419, उसमें से सिर्फ 55 महिलाएं थी, विच मेक्स नियरली 15%। हाँ, ये 13.1% होता है। एक ध्यान से, एक 13.1% होता है। 55 महिलाओं को आपने टिकट दिया। अभी आपने सोनिया गांधी के गुणगान में मुझे बताया कि उन्होंने कैसे 50% आरक्षण कांग्रेस पार्टी के भीतर दिया। तो जब आप 50 अंदर नहीं, हाँ, लोकल बॉडी इलेक्शंस में अभिज्ञान जी, हाँ, लोकल बॉडी, नगर पंचायत, पार्षद, अच्छा, नगर पालिका, लोकल बॉडी इलेक्शन के चुनाव लड़ती हैं कांग्रेस की तरफ से महिलाएं, तो वो इस काबिल नहीं है कि लोकसभा लड़ सके? बिल्कुल लड़ सकती हैं, क्यों नहीं लड़ सकती? इसीलिए देखिए, आपके पास लिस्ट हो तो आप देखिए किस और पार्टी ने 55 टिकट दिए हैं। ये तो बात सही है। नजमा जी, आपको क्या लगता है, आप संसद में इतने लंबे तजुर्बे तक रही, बहुत अहम पोजीशंस आपने होल्ड की, क्या वाकई जमीनी हकीकत में महिलाओं के लिए कुछ बदला है, या जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, ये बस एक अच्छी टेलीविजन बहस का विषय है, इसके आगे कुछ नहीं? अच्छी टेलीविजन का विषय है और ये चलना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ तो दिमागों पे हथौड़े पड़ेंगे, तब हो सकता है कि उनकी मानसिकता बदल जाए। मगर मैं रंजना कुमारी से इस बात में सहमत नहीं हूं कि पार्लियामेंट में ये बात राज्यसभा और लोकसभा में, मैं अपनी पार्टी की बात कर रही हूं, मैं किसी दूसरी पार्टी की बुराई नहीं कर रही, क्योंकि मैं शुरू से समझती हूं कि महिला का मुद्दा पार्टियों से ऊपर डिसाइड करना चाहिए। ये पार्टियों में फंसा के इसको करना, मैं समझती हूँ ये इसको डिफीट करने के हमारी मंशा होगी। तो इनको कृपया पार्टी से ऊपर रखें। मगर मुझे जवाब देना है रंजना कुमारी को कि कई बार लोकसभा में
ये बात सुषमा जी ने खड़े होकर कही, शायद आपने देखी नहीं होगी, क्योंकि मैं राज्यसभा में हूं, इससे मुझे मालूम है। 93 में सबसे पहले जब ये पंचायत का बिल आया था, उसके बाद जब 95 में यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में ये मुद्दा मैंने उठा के एक रेजोल्यूशन पास कराया था। उसके बाद ये सारे मैनिफेस्टो में आने लगा। ये तो उसकी एक छोटी सी तारीख है। मगर सवाल ये है कि मैं भी पहले आरक्षण के फेवर में नहीं थी। मैं चाहती थी कि जैसे हमारी किरण बेदी जी ने कहा कि एफिशिएंसी और एबिलिटी के बेसिस पे चुनना चाहिए। हम मेहनत करके ऊपर आए, कहीं से टपकाए नहीं गए। मगर बाद में ये लगा कि बगैर आरक्षण के, बगैर लेवल प्लेइंग ग्राउंड के महिलाओं को कोई जगह मिलने वाली नहीं है। इसीलिए हमने तरफदारी करी कि 33% रिजर्वेशन होना चाहिए। राज्यसभा में जब ये बिल आया तो मैं कांग्रेस की महिला को थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी बड़े अदब के साथ कि अगर बीजेपी सपोर्ट नहीं करती तो कांग्रेस मुखालिफत नहीं, कांग्रेस बिल नहीं ला सकती थी। बीजेपी ने पूरी उसकी तरफदारी करी, हमने वोट दिया। और ये बात कहना बाहर निकल के कि और सब पार्टियां खिलाफ नहीं, बीजेपी का नाम ले रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। कम्युनिस्ट लोगों ने भी इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करा। लोकसभा में बिल नहीं लाए, इसका मुझे अफसोस है। आपकी पार्टी की भी हकीकत यह है कि आपके मैनिफेस्टो में अब दो प्रमुख देश की पार्टियां हैं आप लोगों के सामने, कांग्रेस और बीजेपी। अब जरा मोदी साहब की पार्टी की स्थिति देखिए, सोनिया गांधी की स्थिति आपने सुन ली। इनका भी मैनिफेस्टो में कमिटमेंट है 33% आरक्षण का पार्लियामेंट्री और स्टेट असेंबली, यानी कि संसदीय व्यवस्था में और विधानसभाओं की व्यवस्था में, दोनों में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी बदलाव, जो कि एक संवैधानिक अमेंडमेंट के जरिए होता है। अब इनकी तस्वीर यह है कि इन्होंने 407 उम्मीदवारों में से, नजमा जी, आप लोगों ने 36 महिलाओं को टिकट दिया है। आपका प्रतिशत बनता है 8.8% का, कांग्रेस का बनता है 13.1% का। किरण बेदी और रंजना कुमारी जी से मैं बाद में पूछूंगा कि ये वाकई कोई बड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ प्रतिशत है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जब आप लोग टिकट बांटते हैं इस मुल्क की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, ये तो आपके रिप्रेजेंटेशन के आंकड़े नजमा जी। क्या इससे ज्यादा उम्मीदवार बीजेपी को, मोदी जी जिनके पोस्टर लगे हुए हैं हर जगह महिलाओं के समर्थन हासिल करने के लिए, क्या इससे ज्यादा उनको कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे थे? देखिए, मैं रियलिटी की बात करती हूँ, मैं रिटोरिक की बात नहीं करती। रिटोरिक तो बहुत है कि आप महिलाओं को 100% दे दीजिए, वो जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ। एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड होती है। इलेक्शन इज ए मैकेनिकल प्रोसेस। आप महिला को जब बराबरी की जमीन नहीं दोगे और उनसे कहोगे कि मां अखाड़े में जाके कुश्ती लड़ो, तो ये नामुमकिन है। मैं इस बात पे पक्की तौर पे यकीन मानती हूँ। और मैंने सिर्फ इंडिया में नहीं, मैंने दुनिया की पार्लियामेंट देखी है। 148 कंट्री की पार्लियामेंट की मैं प्रेसिडेंट रही हूँ। मुझे मालूम है हर मुल्क में यही होता है। जहां आरक्षण नहीं था वहां महिलाएं ऊपर नहीं आई। दिस इज द फैक्ट। अगर ये फैक्ट है, इसलिए कि मुझे पता है फैक्ट है। आप रिटोरिक की बात मत कीजिए, रियलिटी की बात कीजिए। 13.1% और 8.8%, क्या ये वाकई वो आंकड़े हैं जिसको, ये हम दो राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टीज के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जिसको सुनकर कोई भी खुश होगा? इसी सवाल उठता है कि ये लास्ट मिनट टिकट्स एक तरफ है, एक तो है लास्ट मंथ में, यू सी टिकट तो एक हफ्ता ही पहले मिली। लेट्स अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कैंडिडेट्स जो जीते, उनके दिमाग के अनुसार जो जीते और पार्लियामेंट में पहुंचे। क्योंकि आज सिचुएशन आ गई कोलिशंस की, एक एक सीट जो है सरकार गिराएगी या बनाएगी। वो कैंडिडेट्स जो विनेबल, एक्सेप्टेबल कैंडिडेट्स, जो विनिंग कैंडिडेट्स कहां से आएंगे? ग्रास रूट से आएंगे। उसकी सर्च है, उसकी प्राइमरीज है, उसकी प्रेपरेशन है। क्या समाज भी ज्यादा महिलाओं को पॉलिटिक्स में आने के लिए तैयार करता है? क्या हमारे पास कोई सिस्टम है जो कि तैयार भी उनको करे? और अगर तैयार है तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज ऐसों को सर्च करती है? सर्च करके उनको पहले से 1 साल नहीं 2 साल पहले पॉलिसी मेकिंग में लाती है?
ये नहीं सडनली हो जाए, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग अगर लाती है तो वो क्या रहती है, वेलफेयर ओरिएंटेड रहती है, विमेन महिला मंडल में रहती है, वो उनकी असली पॉलिसी मेकिंग में नहीं आती। अभिज्ञान, मैं इससे थोड़ा अलग बात कहना चाहूंगी। पहले तो नजमा जी का जवाब कि पार्लियामेंट में जब राज्यसभा में पास हुआ उसके बाद से लोकसभा में लाया जाना था, लेकिन मैं पूरी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग पढ़ चुकी हूं और बड़े मैं दावे के साथ कहती हूं कि एक बार भी विपक्ष की नेता ने या विपक्ष ने इस बात को पर सरकार पर दबाव नहीं डाला कि इस बिल को प्रस्तुत किया जाए, तो ये करेक्शन। लेकिन मैं अब असली मुद्दे पर आती हूँ, जो किरण जी ने कहा, तैयारी है, औरतें भी हैं, लेकिन आप उन औरतों को जगह देना नहीं चाहते, ये मानसिकता है, ये एक तरह का आपकी नीतिगत और आपकी जो नीयत है, नीयत खराब है और नीति नहीं है, इसकी वजह से ये होता है। ऐसे क्या सुरखाब के पर प्रिया दत्त में है या राबड़ी देवी में है या डिम्पल यादव में है कि वो तैयार है, उनकी शादियां हुई उन घरों में। शोभा जी, मैं बहुत जल्दी इसका मैं लूंगा एक ब्रेक यहाँ पर। की मैं कह सकती हूँ कि कांग्रेस की हर इलेक्शन कमेटी में, सिलेक्शन कमेटी जो इलेक्शन के लिए होती है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी हम उसे कहते हैं, उसमें भी महिला कांग्रेस अध्यक्ष का होना अनिवार्य है, ऐसी जिले में है। तो जो कमेटियों से नाम छनते आते हैं, एक या दो महिला रहती नहीं नहीं, उसमें एक तो पड़ता। महिला कांग्रेस अध्यक्ष तो रहती है, उसके अलावा भी महिलाएं रहती है, ऐसा नहीं है नहीं रहती है। दो बातें शुरुआती बातचीत से निकल कर आई। पहली ये, ठीक है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज की ये ओपिनियन है, आखिरकार संसद में इनका रिप्रेजेंटेशन है, इनको देश के लिए कानून बनाना होता है, बिल्कुल 33% आरक्षण हो। सबसे बड़ी चीज है कि क्या हमारे मुल्क में वाकई किसी फॉर्मूला को बनाकर किसी फॉर्मूला को फॉलो करने की जरूरत है, या आप स्वतः समझें कि ये बदलाव और जरूरी है और आप फॉर्मूला बनाकर देश को दें। आप थोड़ा सा स्थिति को बदल कर देखिए। कोई यहां पर ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ महिलाओं की पार्टी खोल दीजिए, सिर्फ पुरुषों की पार्टी खोल दीजिए, लेकिन स्वाभाविक जो रिप्रेजेंटेशन की तस्वीर होती है वो क्यों नहीं निकल कर आ रही है। मैं कोशिश करूंगा कुछ नौजवानों की भी यहां पर ओपिनियन लूं इस बहस को आगे बढ़ाते हुए कि क्यों ऐसा लगता है। पंचायत के स्तर पर रहने वाली महिला पंचायत, आपको बता दें ऐसे बहुत उदाहरण है, ये मत सोचिएगा ये पिछले 2 या 3 या 4 साल के, 20-20 वर्षों से ज्यादा उसी पंचायत की अध्यक्ष रहती है। क्या वो कभी विधायक तक बन पाती है? कोई इस बात का मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के सिस्टम में जवाब क्यों नहीं देता? हम ढूंढेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, क्योंकि ये भी टीवी पे बोला जाता है, तो आप कभी भी किसी से पूछिए, अगर आप पत्रकार है तो भाई फलानी सीट यहाँ पे डिसाइड हो रही है तो किसको मिलेगी, तो आपको ये जवाब मिलता है अक्सर कि भैया वहाँ पर यादव बहुत हैं और ऐसा लग रहा है कि गुर्जर और यादव की डायरेक्ट फाइट है और मुस्लिम जो है लग रहा है स्प्लिट हो जाएगा। तो मैंने पूछा भाई आज तक, अभी तक तो मेरे जीवन में आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, किसी ने मुझे नहीं कहा कि भैया वहां पर महिलाओं का बड़ा जोर है। आज तक मैंने नहीं सुना। मैं हिंदुस्तान के बड़े से बड़े नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं आज तक मैंने अपने मुंह से किसी नेता को यह कहते नहीं सुना कि नहीं नहीं भाई साहब यहां पर हम एक महिला को टिकट देंगे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो जब भी आप सुनते हैं कहते नहीं ब्राह्मण ये वाली सीट में बहुत है, ब्राह्मण आगे रहेगा, और इस बार तो थोड़ा माहौल बदल गया है, तो अगर मुसलमान इधर जाता है तो ब्राह्मण का पक्का है। यही सुनने को मिलता है। कोई नहीं कहता आपसे, कोई नहीं कहता आपसे कि यहां पर महिलाओं ने जमीन पर काम किया है, लोगों का दर्द बांटा है, लोगों के लिए खड़ी हुई है, इसलिए उनको टिकट मिलनी चाहिए। ये हकीकत है। मैं जान रहा हूं कि सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये रियलिटी है। और उसके बाद होती है पोस्टरबाजी, जुमलेबाजी और नारेबाजी। कोई ऐसा नेता मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा जो महिलाओं के हक के लिए खड़ा ना हो। कोई आपने आज तक पोस्टर देखा आप लोगों ने जहां पर किसी नेता ने अपना पोस्टर लगवा दिया हो कि हम नारी सशक्तिकरण के खिलाफ है? करते कुछ नहीं। आप जी इस पॉइंट को समझिए। मैं थोड़ा सा सवाल प्रश्न लेना चाहूंगा। हाँ सर, आप जी, आपके हाथ में माइक, आपका प्रश्न किनसे है? शोभा जी से है मेरा जी। शोभा जी से मैं पूछना चाहती हूँ, अभी आपने बोला
कि 50% हमारे यहाँ आरक्षण हमने कराया है महिलाओं के लिए, 55% कराया है। यदि आपको फिर फैमिली बैकग्राउंड ही देखनी है कि उसका पति पॉलिटिक्स में है या नहीं, उसके पास पैसा है या नहीं, या उसके पास पावर है या नहीं, मैन पावर, तो फिर ऐसे आरक्षण का फायदा क्या है? फिर तो यही देख लो और वैसे ही दे दो। नहीं, देखिए आप थोड़ी सी हाँ, कंफ्यूज सही हो बात रही है। हैं। जो मैंने कहा कि 50% आरक्षण हमने दिया है, हाँ। वो मैं बात कर रही हूँ स्थानीय निकायों के चुनाव में। जो गरीब महिला गांव में जो 8वीं तक पास पढ़ी हुई है, मैंने तो वो भी महिला देखी जो अनपढ़ है, वो तक सरपंच बन पाई और अपने गांव का उसने अच्छा विकास किया। और पहली बार वो आरक्षित सीट से जीती, अगली बार अपने काम के बल पे वो अनारक्षित सीट से जीती। मतलब उसी सीट में जब वो पुरुष की सीट हो गई उसके बावजूद वो जीती। ये महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण के और बहुत बड़ा एक कदम था। 50% आरक्षण हमें वहां है, पर अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो जितनी महिलाएं पूरे हिंदुस्तान में लोकल बॉडीज में काम कर रही हैं वो 60% के करीब हैं। मतलब आरक्षण से ज्यादा जब उसको मौका मिला, अवसर मिला, तो उसने सिद्ध कर दिया कि वो पुरुषों से कई आगे है। मेरा ये सवाल है शोभा जी से कि अगर सोनिया गांधी के 10 ईयर्स टर्म में वो रिजर्वेशन नहीं कर सकी, तो फिर इट विल टेक डिकेड्स नाउ टू गिव रिजर्वेशन एंड वुमेन सशक्तिकरण करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सोनिया जी जितनी कटिबद्ध हैं इस आरक्षण बिल को लेके, मैं नहीं समझती कोई और व्यक्ति, कोई और नेता, लेकिन हुआ नहीं। हिंदुस्तान, देखिए हुआ क्यों नहीं, उस पर भी आप गौर करिए। क्योंकि और जहां हो सकता था, जहां सरकार के हाथ में था, मैंने इसलिए कंपेयर किया लोकल बॉडीज को और विधानसभा और लोकसभा के आरक्षण को, क्योंकि लोकल बॉडीज में सरकार हमारी उसमें चेंजेस करके कर पाई, इसलिए वहां आरक्षण हमने 33 से बढ़ा के 50 कर दिया। पर यहाँ क्योंकि मिली जुली सरकार थी, यहाँ कांग्रेस की अकेली सरकार नहीं थी, इस बात पे आपको गौर देना चाहिए। मिली जुली सरकार थी, बिल्कुल सही बात है शोभा जी। आपको एक छोटी सी एक छोटा सा तथ्य बता दूं, एक आखिरी यूपीए सरकार के बारे में एक तो छोटा सा तथ्य बता दूं कि कांग्रेस का आंकड़ा 200 के ऊपर था और उसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी थी यूपीए में वो एनसीपी थी 9 सांसदों के साथ। तो इतनी मिली जुली सरकार का दबाव था इनके ऊपर। एक मिनट, अजी आप कुछ और प्रश्न होगा? हाँ प्लीज। आज मैं किरण बेदी जी से आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप इतने दिनों से इतने अच्छे काम कर रही हैं और हमारी बहुत इच्छा थी कि आप पॉलिटिक्स में आए। तो हाँ, आपको आपके बारे में हम खबरें भी नहीं छपती थी समझते कि आप हैं कि आप बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी, और लेकिन आप क्यों नहीं आ रही पॉलिटिक्स में? जवाब बड़ा सिंपल है कि हर एक इंसान अपने आप को जानता है वो कौन है, वो क्या करता है, क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता। मैं वो व्यक्ति हूं जो मैं ही अपने आप को सबसे ज्यादा समझती हूँ। आप नहीं मुझे जानते, मैं अपने आप को जानती हूँ और मैं जानती हूँ क्या मैं नहीं करना चाहती। उसमें से एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स उसी में। ठीक है, चलिए सीधा किरण बेदी टाइप का आंसर था, सीधा जवाब था इसमें। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि किरण जी ऐसे ना बोलने लगे, देखिए मैं सोच रही हूँ, अभी मैंने निर्णय नहीं किया है, तो सीधा जवाब दे दिया उन्होंने। माय क्वेश्चन इज टू शाजिया मैम। मेरे को आप बताइए कि हम लोग अपने लेवल पर, लाइक वी आर न्यू जनरेशन, तो अभी हम में से जो जाना चाहते हैं आगे वुमेन रिप्रेजेंटेशन में, तो हमारे लिए आप सोल्यूशन बताइए। लाइक दिस इज, ये तो पार्ट वी ऑल नो, वी ऑल आर अवेयर आप कह रही कि आपने समस्या बता दी, हाँ जी, द सोल्यूशन फॉर दिस थिंग। जी, मेरा बस एक रेडिकल सोल्यूशन है और पता नहीं वो मुमकिन है भी कि नहीं। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं आप रास्ता ढूंढ लेंगे, ये। और दूसरी बात मैं कहूंगी कि जैसे हर जगह वोट बैंक है और ये असलियत है, हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति है। जाट वोट, अहेर वोट, कुर्मी वोट, जाटव वोट, वाल्मीकि वोट, ब्राह्मण वोट। एक वुमेन वोट बैंक भी होना चाहिए अक्रॉस, जो सारे वर्गों से हटके से ऊपर और वर्णों से। और अगर वो होगा ना, और वो वुमेन अलग अलग समाज की जुड़ जाएं और एक महिला को सपोर्ट करें, जो किसी भी जाट की हो, जात की हो, किसी भी धर्म की हो, तो उससे फर्क पड़ेगा। और आप लोग को जो यंग जनरेशन है, मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। गुड इवनिंग, मेरा सवाल शोभा मैम से है। मैम, अभी आपने बोला कि आपकी पार्टी ने मतलब महिलाओं को बहुत मौके दिए हैं और से ज्यादा, लेकिन आपके ये कहाँ काम हुआ इन सब का? मतलब अभी भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि 7 बजने वाले हैं एंड हम घर कैसे जाएंगे, कि घर में सब लोग परेशान होंगे। लेकिन फिर जब 7 बजे ये हालत हो रही है, तो हम 10 बजे जब हम लोग ऑफिस से काम करने के बाद जाएंगे तब क्या हालत होगी? मतलब सड़क पर अभी भी चलने में लड़कियों को इतनी प्रॉब्लम होती है। मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे। जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, सरकार ने कानून बनाए, कानून बने, सख्त कानून बने, पर उसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन है? पुलिस, लॉ और समाज, ये तीन मिलके जब काम करेंगे
तभी कोई भी सरकार आए, आज यूपी की सरकार है, कल खुदा ना करे कोई और सरकार आती है या कोई भी सरकार आए, तो उसमें जब तक का ये सब मिलके रोल प्ले नहीं करेंगे तब तक का हम सुरक्षा की बात नहीं सोच सकते महिलाओं के लिए। और उसके लिए कमिटमेंट पार्टी का बहुत जरूरी है। अभी निर्भया के बाद जो नियम, जो जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए, फिर जो नियम बने, सख्त कानून में नियम बन गए हैं। अब ओनर्स रेप का प्रूव करने का महिला पे नहीं है, किंतु जो रेप करता है उस पे है। अब जीरो एफआईआर की फैसिलिटी हो गई, आपको थाना सोचना नहीं पड़ेगा, जुरिस्डिक्शन की बात नहीं होगी, आप हिंदुस्तान के किसी थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं अगर आपके साथ कोई अत्याचार होता है। तो नियम कायदे कानून बन सकते हैं। शाजिया कुछ इंटरवीन करा जा रही जरूरी है। इंटरवेंशन इस मौके पर मुलायम सिंह यादव ने बहुत ही विवादास्पद बयान दिया है। हाँ, सारी पार्टियां उसके बारे में क्या कर रही हैं, क्या खुलकर ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं कर रही है और कंडेम क्यों नहीं कर रही है, और क्या ये आप बड़े आसानी से कह देती हैं किसी ने नहीं, कुछ मेरा बस सीधे सवाल है। कल से चिल्ला चिल्ला के हमारा गला बैठ मुझे गया बोलने है। दीजिए अभी क्या और बहुत सख्ती से हम शोभा जी, बोलते 2 मिनट 2 मिनट कुछ नहीं बोला मैं सिर्फ है। शोभा जी की किसी बात नहीं नेता कर रही ने हूँ। नहीं बोला। सारी की सारी पार्टियां क्यों नहीं इतने गंभीर विषय पर, क्योंकि छूट देने की बात है, ये रेप को बढ़ावा देने की बात है, ये अबेटमेंट है एक तरीके का, जैसे मैं देख रही हूँ इस बयान को। क्यों नहीं सारी की सारी पार्टियां कंडेम करें इसे और एक्सपेल किया जाए ऐसे शख्स को। मैं ले रहा हूं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद जब वापस आऊंगा अब आप समझ सकते हैं। देखिए, ये लोग जो आते हैं इनको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी होती है। इनके प्रश्न में बड़ी मासूमियत होती है, बहुत ईमानदारी होती है। इनके प्रश्न का अभी तक सार क्या निकला? इनके प्रश्न का सार ये निकला कि आप हमें आरक्षण और कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब ना समझाएं। आप ये बताएं कि हमें सुरक्षा कैसे मिलेगी, हम महफूज कब महसूस करेंगे, हम ताकतवर कब महसूस करेंगे। समझ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के नेता कि आपकी होर्डिंग लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। वो ये पूछ रहे हैं कि अगर ये स्टूडियो का कार्यक्रम ज्यादा लंबा चल जाए और मैं इनसे ये कहूं कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है आपको वापस छोड़ने की और इनको घर वापस जाना है, तो क्या ये यहां से वापस जाते वक्त सुरक्षित महसूस करेंगी? पॉइंट ये है, ये क्यों नहीं एड्रेस होता है? अब आप समझ रहे हैं, मैंने कहा ना, मैं हो सकता है 10 वर्ष बाद भी महिला आरक्षण पे कार्यक्रम कर लूं। पॉइंट ये है, ये कहना कि साहब इसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी, निर्भया के बाद की जो तस्वीर आई, लेकिन ये अभी भी तो नहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये कौन एड्रेस कर रहा है? हम वापस आएंगे और कोशिश करेंगे कुछ और ऐसे ही इस जनता के प्रश्न लेने की, एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैसे मैंने आपको कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेशन का आंकड़ा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनके बयानों का हिसाब किताब कोई बड़ी बात नहीं है। जनता बड़े सीधे मासूम सवाल पूछती है जो उसकी जिंदगी से जुड़े हैं, जो उसको बड़ी बड़ी बातों में नहीं नजर आते। नजमा जी, जब आप सुनती हैं किसी यंग लड़की को ये कहते हुए कि उनको यहां तक लगता है जैसे आरक्षण और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ा मसला है, ये उनका एक दर्द है, क्या इसको पॉलिटिकल पार्टीज एड्रेस कर पा रही हैं? मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे मालूम नहीं कि इलेक्शन का रिजल्ट आप लोग क्या सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि मेरी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम यकीनन इस बात पे ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि महिला का मामला पॉलिटिक्स से ऊपर डिस्कस करना चाहिए, तभी कोई नतीजा निकलेगा। आपने बात करी कि यादव वोट की बात होती है, महिला की बात नहीं होती। वो यादव में वो महिला भी शामिल है, यादव महिला शामिल है, कुर्मी महिला शामिल है, इसलिए कभी महिला का वोट बैंक बन नहीं सकता है। मगर अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी महिला के मसले को पार्टी से ऊपर सोचें तो उसकी सुरक्षा का मामला भी पार्टी से ऊपर उठेगा। सर, कभी भी कोई किसी लड़की पे अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, कोई नेता या फिर कोई नेता बोलता है कि हम किसी महिला को महिला सशक्तिकरण देंगे, वो नहीं देता है। सर, मीडिया का भी मैंने देखा है और सोशल एक्टिविस्ट है, मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ, हम इस मुद्दे को उठाते जरूर हैं पर उठाने के बाद एक टाइम पीरियड उसे खत्म कर देते हैं, उसे तब तक वो लड़ाई नहीं लड़ते जब तक उसे सजा नहीं मिल पाती। जो यूपी में मिस्टर मुलायम सिंह यादव ने जो स्टेटमेंट दी, मैं सुबह से अपील कर रही हूं कि यूपी के युवा कहां हैं। जैसे दिल्ली में निर्भया के ऊपर
हमने एक बहुत जबरदस्त युवाओं ने किया ना एक, और उसका असर क्या हुआ? जस्टिस वर्मा कमीशन बैठी, कानून का ऑर्डिनेंस तक आया, इतनी इमरजेंसी, और मीडिया ने कैसे कवर किया? क्यों नहीं आज मुलायम सिंह जी की स्टेटमेंट के खिलाफ, जिन्होंने कहा कि बलात्कार तो छोटे बच्चे करते हैं, उनको तो क्षमा कर देनी चाहिए, लड़के ही तो हैं, छोटे लड़के ही तो हैं, इनसे गलती हो जाती, ये बड़ा ही कंडेमनेबल स्टेटमेंट है। मैं कहती हूँ इसके लिए क्यों नहीं गुस्सा निकला यूपी के यूथ में, यूपी की लड़कियों में, यूपी के नौजवानों में, जो कहें कि अच्छा आपका अगर ये है, हमारा वोट अब आपको नहीं मिलेगा। अगर जब तक ये स्टेटमेंट को आप वापस नहीं लेते और क्षमा नहीं मांगते, और पता नहीं क्षमा भी देना चाहेंगे कि नहीं आप लोग, लेकिन हम अब आपको वोट नहीं देने वाले। रंजना, आप कुछ कहना चाहती? फिर मैं एक और सवाल कहना चाहती हूँ, व्यवस्था की भी अपनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है, कानून के तहत इसको कहा गया था वॉयरिज्म जो है, या मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर, एटीट्यूड, अप्रोच, ये सब चीजों को कानून में लाया गया था। इस तरह के नेताओं को जो इस तरह की हल्की, घटिया, भोंडी, बेहूदी बातें करते हैं औरतों के बारे में, आप उनको डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं करते हैं? आप जनता पे क्यों बार बार दबाव डालते हैं कि जनता कुछ करे? जनता तो करेगी, जितना दोनों चीजें करेगी, लेकिन दोनों हो, ठीक बात है, जनता भी और ये भी करें। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से कि पॉलिटिकल पार्टीज जिन भी महिलाओं को टिकट देती हैं, पहली बात या तो वो सब शहरी इलाकों से होती हैं, दूसरी बात या तो उनका कोई स्ट्रांग बैकग्राउंड होता है, चाहे वो फिल्म बैकग्राउंड से ही या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही सही। इस बात की क्या गारंटी है कि वो महिलाओं के इश्यूज को और सारी देश की अपनी कंस्टिट्यूएंट की महिलाओं को ही रिप्रेजेंट करती हैं? हाउ कम एक वो महिला जो एक ऐसे बैकग्राउंड से है उन महिलाओं का दर्द समझ सकती है जो रूरल बैकग्राउंड से हैं? शाह जी, आपसे शुरू करूंगा। अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल आपने पूछा है। हाँ। और मैं सवाल कहती हूँ, मैंने लिखा भी इसके बारे में कि खालिदा जिया के बांग्लादेश में होने से महिलाओं का क्या उत्थान हुआ। बेनजीर भुट्टो तो बन गई पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर, लेकिन क्या महिलाओं पर असर पड़ा? यहाँ पे भी सोनिया गांधी, मीरा जी, सब कुछ है, कोई स्पीकर है, कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुषमा स्वराज है, लेकिन महिलाओं का कहीं उत्थान नहीं हुआ। तो बड़ी बड़ी लीडर्स देखने को मिल रही हैं, लेकिन एवरेज औसत तौर पर महिलाओं का जो स्टेट है वो वैसे ही की वैसे ही है। तो एक स्टडी भी होनी चाहिए कि महिलाओं के पावर में रहने से बाकी महिलाओं का क्या हुआ, क्या वो महिलाएं भी उस पेट्रियार्की का हिस्सा हैं? क्या वाकई में जयप्रदा के रामपुर महिलाएं पॉलिटिक्स में महिलाओं का क्या उत्थान हुआ? ठीक है, उनका तो बहुत अच्छा। रंजना और किरण बेदी, मैं आप दोनों से चाहूंगा ये ओपिनियन, क्योंकि लोगों को लगता है, और पुरुष इस जो उन्होंने पूछा है बहुत अच्छा प्रश्न, इसका इस्तेमाल करते हैं महिलाओं की एंट्री की खिलाफत करने के लिए, इसी आर्ग्यूमेंट का। जब गांव की महिला को टिकट देने की बात आती है, सीट लड़ाने की बात आती है, तो कोई नहीं देता है। गांव को महिला को, उन्हें गांव की महिला दिखाई नहीं देती, उतनी ज्यादा पर्दे के पीछे गांव की महिला है, क्योंकि उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी सिर्फ जैसे कि घर का खाना आप क्या बनाएंगी उतने तक आपको हक मिला, और कहते हैं नहीं भाई हम तो सारा हक, परिवार में अक्सर पुरुष से बात करिए तो कहते हैं हमने तो सारा हक अपनी पत्नी को दे रखा है जी। लेकिन मेजर डिसीजन मेकिंग में नहीं। उसी तरह से पंचायत में चूंकि ना तो कोई फंड डिस्ट्रीब्यूशन का उनको हक है, सिर्फ कुछ इम्प्लीमेंटेशन के मुद्दे हैं 29 शेड्यूल में, वो दे रखा है, इसलिए महिलाओं को पंचायत में दे दो। अर्बन औरतों को इसीलिए लाते हैं ना, जो ये एक ऑर्नामेंटल प्रेजेंस, मैंने शुरू में आपसे कहा कि उनकी आपसे भी लूंगा, रियल प्रेजेंस नहीं है, ये ऑर्नामेंटल प्रेजेंस है कि आप चलिए आप दिखावट के लिए बनाकर रखिए, एक खास, मैं वर्ग विशेष तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक खास समाज के तरीके से आप रखिए, तो फिर वो सब उसी में एडजस्टमेंट हो जाता है। और जो असली, और इस आर्ग्यूमेंट को नेता यूज करते हैं, पुरुष नेता यूज करते हैं, ये प्रॉब्लम है। ये ऑर्नामेंटल रहेगा जब तक हम एक सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप ट्रेनिंग नहीं शुरू करेंगे, ये ऑर्नामेंटल रहेगा। और हमारे पास हर चीज की ट्रेनिंग स्कूल्स हैं आज, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटिस्ट्री, मैनेजमेंट, सब कुछ। पॉलिटिकल गवर्नेंस का कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नेंस नहीं है। वक्त हमारे लिए ब्रेक का बहुत कम समय है। आप सब जानते हैं ये शो की खासियत है, मुद्दे रेस करते हैं, दलीलें आपने सुनी, और आखिर में हम बात करते हैं, हमारी यूएसपी है समाधान की। आज वाकई एक ऐसा विषय है जिसका अगर कोई समाधान बोला तो जाता है, बोला तो बहुत वर्षों से जा रहा है, होता नहीं है। तो मैं सुनना चाहूंगा आखिर में 20 सेकंड हर हमारे पैनलिस्ट के लिए समय होगा, उनके हिसाब से समाधान क्या है जहां पर वाकई लगे कि हमारे राष्ट्रीय सियासी सिस्टम में, पॉलिटिकल प्रोसेस में महिला उस जगह पर है जहां उसे होना चाहिए। जैसा रंजना जी कह रही हैं,
आभूषण की तरह नहीं, फोटो फ्रेम की तरह नहीं, जहां उसे होना चाहिए। समाधान सुनेंगे इस पूरे पैनल का एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो सुनते हैं समाधान सबसे पहले किरण बेदी जी से। मैं कहूंगी कि कम्युनिटी सर्विस 11वीं और 12वीं स्टैंडर्ड में कंपल्सरी होना चाहिए। जो बच्चे गांव में गर्मियों की छुट्टियों में समर प्रोजेक्ट हो, वो गांव में जाके सेवा करें। 70% अभी भी हम इंडिया गांव में है, वो जाए और वहीं पर ही रहे। कोई एनवायरमेंट का प्रोजेक्ट करे, कोई विमेन एम्पावरमेंट का करे, कोई लिटरेसी का करे, ये उनकी चॉइस है। इसमें लीडरशिप निकलेगी, सोशल लीडरशिप निकलेगी, जो एक दिन एक जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप आएगी। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बिना सोशल लीडरशिप के आ रही है, इसीलिए वो सोशल काम नहीं कर पाती, सोशल कमिटमेंट नहीं कर पाती। समाधान ये कि राजनीतिक दल अपने संविधान को बदलकर ये तय करें कि हम लोग कम से कम 49%, चलो 50 तो एक कम हो गए हैं जनसंख्या में, हम लोग 49% टिकट हम महिलाओं को देंगे। ये पार्टी का संविधान बदल के किया जाए। हर एक पार्टी का एक विमेन्स मैनिफेस्टो हो कि औरतों को लेकर, उनके इंक्लूजन को लेकर और उनके लिए उनकी क्या नीति है। दूसरी, जो ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं, जैसे आपराधिक मामलों की बात होती है, तो हर एक सरपंच से लेकर पार्षद या प्रधान से विधानसभा से लोकसभा तक और मंत्री तक होना चाहिए ऐसा कोई मैकेनिज्म कि अगर उनके आचरण महिला के खिलाफ कहीं रहे हों तो उस आधार पर उनको एक्सपेल किया जाए या डिस्क्वालीफाई किया जाए। समाधान के तौर पे हमारा वादा है देश से कि हम आएंगे सत्ता में तो ये चीजें हम महिलाओं के लिए जरूर करेंगे, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा और सशक्तिकरण महिलाओं के लिए कर सके। समाधान इंसान की मानसिकता में, देश में जो मानसिकता पुरुषों की है वही मानसिकता कुछ हद तक महिलाओं की भी है, खुद आगे नहीं बढ़ती हैं। हमें हमारे सारे लोग, जो सरकारें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जिनकी लोग आवाज सुनते हैं, समाज के जो लोग हैं जिनकी आवाज सुनी जाती है, मानी जाती है, और आम जो नौजवान हैं उनको अगर शुरू से ये ट्रेनिंग दी जाए कि हमें अपनी नई मानसिकता, नई सोच बनानी है, हमें उन वैल्यूज को संभालना है, तभी चेंज आएगा। ये कानून लाना, इनका इम्प्लीमेंटेशन करना, ये एक लंबा है मामला, मगर जब तक के मानसिकता नहीं बदलेगी किसी चीज में आपको कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाते जाते सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि काश ऐसा संभव हो, ऐसा देखने को मिले। जैसे मैंने कहा कि बदलाव की बहुत जगह है भारतीय सियासत में, और बहुत ही खोखली, ढीली और कमजोर दलीलें हैं जब पॉलिटिकल पार्टीज के आंकड़े महिलाओं को टिकट देने के हिसाब से बढ़ते नहीं नजर आते हैं। आप निकलिए, देश के गलियों में घूमिए, आपको बहुत ऐसी महिलाएं मिलेंगी जो दिल में ईमानदारी से सियासत से जुड़ने की सोच रखती हैं। उनको मिलता है एंड में, आखिर में, बयान, पोस्टर, अब नया चलन है रेडियो का विज्ञापन और बड़ी बड़ी नारेबाजी। इसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में अभी भी टिकट उन्हीं को मिलता है जिनके पास, जैसे किरण बेदी ने शुरुआत में कहा, वरद हस्त है अर्थात पेट्रनेज है, ताकत है अर्थात मसल है, और या माल है अर्थात पैसा है, और इसमें पिछड़ जाती है महिला। दूसरी बात जरूर मैं कहूंगा यहां पर कि विडंबना देखिए, चाहिए इसका वोट सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को युवा और महिलाओं का वोट चाहिए, और उनके लिए वो क्या कर रहे हैं उसका रिपोर्ट कार्ड वो नहीं दे पाते। मैं आखिर में इतना ही करूंगा, मैं कोशिश करूंगा उठता रहे विषय, और उम्मीद करूंगा शायद एक दिन ऐसा आए कि ये विषय उठाने की जरूरत नहीं पड़े भारतीय सियासत में। फिलहाल नमस्कार।